और फिर अगला फैसले भी अवाम पे रख दिया जाए। मैं आपके जो दुनिया टीवी है, जब हमारा प्रोग्राम होता था, मैं कई दफ़ा कहता था कि अगले इलेक्शन में उम्मीदवार आगे भाग रहे होंगे और पीटीआई का टिकट पीछे भाग रहा होगा और पीटीआई का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। और 5 साल इमरान खान को पूरा तो करने देते हैं ना। वो मैं आप माफ़ी चाहता हूँ, हिटलर का मैं फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं फिर नहीं करूँगा। 33 में वो पावर में आए थे। पंजाब बड़ा सूबा था, यहाँ पर भी उनकी पोजीशन ख़त्म हो चुकी, तकरीबन कोई उनकी क़यादत नज़र नहीं आ रही। और पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की जो बड़ी नेक क़यादत थी, जिसमें गंडापुर बरस मंजर यहाँ पर आते थे, वो सिर्फ अल्फाजों से तीर चलाते हैं, रियलिटी बिल्कुल ख़त्म होती दिखाई दे रही है, अपने सूबे को नहीं चला सके। पंजाब में कोई उनकी क़यादत नज़र नहीं आती। ना शेर अफजल मरवत आया था, वो भी किसी अल्फाजों के मामला रहे। फवाद चौधरी भी साइड पर चले गए, दीगर मेदकार भी साइड। तो उस तक भी क्या होगा इस जमा? नहीं, देखिए, इसमें मेरे ख्याल हमें फेयर थोड़ा होना चाहिए। पंजाब के तो हालात ऐसे बन गए हैं कि वो पार्टी दब गई है, उसकी आवाज़ दब गई, पार्टी ख़त्म नहीं। पार्टी, अब मैं नहीं कहना चाहता उसका वजूद कितना है, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटीज़ पे अगर जाए तो पॉपुलैरिटी में नंबर 1 इमरान खान अब स्टैंड करते है। तो पार्टी जो है नहीं गई, दबाई गई है। बात है, सोचना ये नहीं कि पीटीआई दबाई गई है, सोचना ये चाहिए हम इससे हासिल क्या करेंगे। हमें देखिए ना, ड्राइविंग सीट पे कोई तो बैठा है, उनका एम क्या है, कहाँ जाना है, मकसद क्या है, वो तो डिलिनिएट करें ना। ये शॉर्ट टर्मिज्म से तो काम नहीं चलेगा। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान की सियासत में इस्लाहात की ज़रूरत है, अदारों में इस्लाहात की ज़रूरत है, या नौजवान नस्ल पर काम करने की ज़रूरत? कौन काम करेगा? हम करेंगे, जो हम नाकाम लोग हैं, जो मैंने कहा कि वो बनाएंगे इनको। भाई बैठ के किसी को देखिए, ऐसे क्यों नहीं करते कि बात अवाम पे छोड़ दी जाए, उनकी राय सामने मुकद्दम रखे, वो क्या चाहते हैं। नौजवान नस्ल जो 2012 से लेके 2024 तक जिनको एक रट लगाई गई थी कि ये चोर है, डाकू है, लूट मार करके चले गए, और फिर उनको एक टाइम पर आने के बाद उनको किसी और पोजीशन पर डालने की कोशिश की गई, तो वो नौजवान नस्ल को कैसे एक उसमें से तब्दील की जाए? देखिए हसन साहब, क्यों नहीं करते कि अगर अवाम पे छोड़ा जाए और फिर अगला फैसले भी अवाम पे रख दिया जाए। मैं आपके जो दुनिया टीवी है, जब हमारा प्रोग्राम होता था, मैं कई दफ़ा कहता था कि अगले इलेक्शन में उम्मीदवार आगे भाग रहे होंगे और पीटीआई का टिकट पीछे भाग रहा होगा और पीटीआई का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। और 5 साल इमरान खान को पूरा तो करने देते हैं ना, क्यों नहीं करना चीज़? और अपने गले में आपने सारा ये झमेला डाल लिया। नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए लंदन, और बताया जा रहा है कि उनका मजीद क्या बढ़ गया है। समझदार हैं, वही रहना चाहिए, इलाज वगैरह कराना चाहिए। आज़म वज़ीर तारक साहब कहते हैं कि 26वीं तरमीम अवामी और मुल्क की मफाद के लिए की गई। अवामी मफाद के लिए, अवाम का मतलब है कि जो बैठे हुए हैं और जो फैसला करें, उनके मफाद में तो है। आपने 2014 से 2018 के दरमियान एक कॉलम लिखा, इमरान खान ख्वाब नहीं, एक नापुख्ता तजर्बा है जो कौम पर मुसल्लत किया जा रहा है। खान साहब के हामियों ने इस पर शदीद तनकीद की, उन्हें मुखालिफ बयानिए का प्रचार उन्होंने किया। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए ना, वो मैंने जैसे आपसे कहा, अपॉर्चुनिटी थी, बहुत कुछ कर सकते थे। 3.5 साल हुकूमत रही सर, 3.5 साल कम अरसा नहीं होता। बहुत वो मैं आप माफ़ी चाहता हूँ, हिटलर का मैं फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं फिर नहीं करूँगा। 33 में वो पावर में आए थे, तो 3 साल में उन्होंने जंग के लिए अपने मुल्क को तैयार कर लिया था। इन 3 years, 33 and 36 तक 3-4 साल वो लेनिन वगैरह रहे थे, उन्होंने अपनी बोल्शेविक रेवोल्यूशन कंसोलिडेट कर ली है। आपने कॉलम लिखा जिसमें आपने कहा शरीफ ख़ानदान को इक़्तिदार की सियासत, करप्शन और बेहिसी का इस्तारा करार दिया था, और उसमें उन्होंने शरीफ ख़ानदान को आपने जो कहा था कारोबारी बादशाहत
मुस्लिम लीग नून इस पर बहुत ज़्यादा गुस्से का उन्होंने इजहार किया था। ये कारोबारी बादशाहत क्यों आपने शरीफ खानदान को? सर है ना इनका इसमें है, और एक इनको दाद देनी चाहिए कि हुकूमत में आए भी तो वो कारोबारी पहलू नहीं भूलते। ये तो पुराना वाक़या है कि मजीद निज़ामी साहब ने, जो बड़े इनके शरीफ साहब हैं, बाबूजी जिनको कहते थे, कहा दे हुण तुसी इक़्तिदार चाह रहे हो तो कारोबार हुण छोड़ दियो। उन्होंने कहा वाह हुण तो मौका है करने का, तुसी कह रहे छोड़ दीजिए। ये इक़्तिदार में भी हो तो बेलारूस का भी चक्कर लगा लेते हैं, इक़्तिदार में हो तो कोई चीन का भी दौरा लग जाता है। तो ये उस लिहाज से मतलब इन्होंने एक अपनी एम्पायर, फैमिली और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एम्पायर बना लिया, यहाँ से लेके पता नहीं कहाँ तक जाके। और जरदारी साहब ने भी यही किया। कोई ऐसा यादगार वाक़या नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के दौरान? तो एक है सेंस ऑफ ह्यूमर उनमें है, मजाक वो हिस्से मिजाह उनमें है। दोपहर का खाना जो है, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन वो दोपहर का खाना जो है और उसमें जो कोर्सेज होते हैं वो बस जारी रहना चाहिए। गुफ्तगू एक हद तक होती है, ज़्यादा वो हो नहीं सकती, ना वो उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, किस्मत के धनी हैं, ये मानना पड़ेगा। सारा कुछ हो के फिर वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। तो आप किस्मत कहें या इस कौम के नसीब कहें। कॉलम लिखा पाकिस्तान को बचाने का एक ही रास्ता सच्चाई। आपने कहा कि पाकिस्तान में झूठ को रियासती बयानिया बना दिया गया, वो सच बोलना जुर्म है। अब कौमी सलामती, कश्मीर पॉलिसी और अफगानिस्तान में किरदार पर भी सख्त सवालात आपने उठाए, तो इसको क्या रियासत दुश्मन बयानिया ये है? कई चैनल्स में कई ये चीज़ें चली, इसको रियासत दुश्मन बयानिया के तौर पे इस पर जो है वो मुखालफी ने ये बात की, जो आपके बाकी लोग, तो इसको आप कैसे देखें? सर देखिए, पर एक बात आप देखें कि आजकल पाकिस्तान में जहनी इर्तिका इतनी तो हुई है कि ऐसी बातें आप कर सकते हैं। एक ज़माने में ऐसी बातें करना बहुत मुश्किल था। मैं तवातर से जो कहता आया हूँ अपने कॉलमों में कि ये हमने 65 की बेकार की जंग लड़ी थी और अफ़गानिस्तान का ये हुआ था, और ये मैं अब भी लिखता हूँ कि कश्मीर पे हमारा एक मौक़िफ़ है। चीन और भारत के डिफरेंसेस मसाइल हैं या नहीं है, उनकी तजारत भी है, मेल जोल भी है। ये हमने क्यों बॉर्डर क्लोज़ किया? कोल्ड वॉर में जब अमेरिका और रूस का वो सर्द जंग चल रही थी, आपस में उनके रवाबत जारी और सारी थे। या क्यों नहीं, ये हम इतने इमैच्योर क्यों हैं बतौर कौम? आपने कॉलम लिखा जिसमें आपने इमरान खान को कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की पैदा होती और एक प्रोजेक्ट करार दिया। उसके बाद 2013 पर भी अगर बात करें तो आपने बात की, 2018 पर भी बात की। तो आप क्या समझते हैं कि सारी सियासी जमातें एस्टेब्लिशमेंट की पैदा हुआ नहीं? देखिए, सारी नून लीग तो है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, लेकिन ये देखना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को प्रमोट किया, लेकिन जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने और गुलाम इसाक खान प्रेसिडेंट थे तो फिर वो अपने पैरों पे खड़े हुए। एक डेवलपमेंट होती है। भुट्टो साहब भी कैबिनेट में कौन लाया था? इस्कंदर मिर्ज़ा, फिर अयूब खान ने रखा, लेकिन फिर अपने पैरों पे खड़े होकर लीडर वो हो। मुआशी बदहाली का असल जिम्मेदार कौन है, एस्टेब्लिशमेंट, सियासतदान या ब्यूरोक्रेसी? सर हमारे में वो एक अकल होनी चाहिए इज्तिमाई। खर्चे आप ज़्यादा करें, अयाशी आप ज़्यादा करें। अब मैं क्या कहूँ, खर्चे हम कहाँ करते हैं भाई? इतना है जितना आपकी आमदन है उसके बीच में रहें ना। अयूब खान के ज़माने में हमारा सालाना बजट $1 बिलियन होता था। $1 बिलियन हम खुद पैदा करते थे, उस पर खर्चते थे। डेवलपमेंट के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे होते, उसके हम लोन लेते थे। वहाँ से लोन लेके अब इतने ज़्यादा हो गए, अब तो इलॉन मस्क भी आए हमारी मदद करने, तो हमारे लोन ना जाए। शबाशी साहब एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जाने जाते थे, क्या अभी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम कर रहे हैं या खामियाना के तौर पे काम कर? सर देखिए, पता नहीं हम क्यों भूल जाते हैं। इन्होंने लाहौर में 2 बड़े प्रोजेक्ट किए, एक वो मेट्रो बस ठीक, और एक वो जो ऑरेंज ट्रेन है। कोई मुझे यहाँ लाहौरिया बता देगा उससे फ़ायदा क्या हुआ? आपने खड़े हो के मांग के चीनियों से
दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए आपने पैसे दिए। रावलपिंडी में आपने मेट्रो बस बना दी, उसका फ़ायदा क्या हुआ? लाहौर की आधी खूबसूरती आपने मार दी है। या तो हो ना कि आपने 2 बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं तो लाहौर का ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये सारे लोग हैं अपने मोटरसाइकिल बंद कर दें क्योंकि कहें कि जी हमने ट्रेन में सफ़र करना है, जैसे लंदन की अंडरग्राउंड है। लंदन में तो इतने मोटरसाइकिल नहीं है जितने पाकिस्तान में हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी है। अभी लाहौर में नीली, पीली और जामनी बसों की मजदूरी भी दी। वो हो रही है। स्कूल आपसे प्राइमरी स्कूल नहीं चलते, लेकिन आप उठा के कहते हैं दानिश स्कूल हमने बनाने हैं। आप जब चीफ मिनिस्टर थे तो आप कहते थे आशियाना हाउसिंग स्कीम हमने करनी है। वो तो मलिक रियाज इनकी मदद को है, इनसे हो नहीं रहा था। उन्होंने फिर 2-3 वो बिल्डिंगें बना दी, उन्होंने कहा जी कामयाब हो गया। मुझे आप एक प्रोजेक्ट इनका बता दें जो कामयाब हो। प्रोपेगेंडा वगैरह इनका बहुत था। जब आए थे चीफ मिनिस्टर, जब मैं MNA था, तो इन्होंने वो सस्ती रोटी जो है, सस्ती रोटी पे इन्होंने पूरा वो जो है ज़खायर इकट्ठे किए गंदम के, और बैंकों से कर्जा ले लेके मेरे ख्याल वो आज तक वो दे नहीं सकते। अभी किसान कहते हैं, किसान इत्तेहाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि गंदम का रेट नहीं मिल रहा, अपनी खैरात वापस ले लो। और इस वक्त आप भी बहुत ज़्यादा किसानों से मिलते हैं, आपका ताल्लुक है, आप क्या देखते हैं कि इस वक्त कितना बड़ा एक मसला बन चुका है? सर बहुत बड़ा मसला है। किसान जो है वीट कल्टीवेशन, गंदम की उगाई से दूर जा रहा है। वो आप बाकी हर चीज़ मंगवा रहे हैं, तो फिर आप ये गंदम भी आप बाहर से आप मंगवाएंगे। आप मुझे ये बताएं, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, इन्होंने इजाज़त दी थी। वो वीट इन्होंने क्यों इंपोर्ट की थी? ऐसे फैसले कहाँ से होते हैं?